हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर ववेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में कराया जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती। आपको सभी वीडियो यहां पर मिलते हैं बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो किस चीज को लेकर होने वाला है या हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा वीडियो होगा आपका सामाजिक विज्ञान की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका एक टॉपिक है या इसका टॉपिक नंबर 1 है जिसको आप कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, जिसको आप फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, ये वाला टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको आप कहते हैं, ये आप क्लास 9th के अंदर आप पढ़ चुके हैं। कक्षा 9वीं में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा होगा और डिटेल से पढ़ा होगा। तो उसी की कुछ बातें इसके अंतर्गत रहेंगी। साथ में हम देखेंगे कि राष्ट्र का विचार कैसे आता है, राष्ट्र कैसे बन पाता है। तो ये बातें हमें, ये दो चीजें यहां पर कवर करनी है। क्रांति से कुछ बातें और राष्ट्र कैसे बन पाता है, ये वाली बातें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हम अपना टॉपिक जो देख रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, तो इसके अंतर्गत आप देखें सबसे पहले जो एक बात आती है जिसको आप राष्ट्रवाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये राष्ट्रवाद होता क्या है? हमने इस राष्ट्रवाद को दो शब्दों से तोड़कर देखा। एक तो बात हो गई राष्ट्र की और एक बात हो गई वाद की। वाद का मतलब होता है विचारधारा, दर्शन या सोच जो होती है ना, एक प्रकार का चल जाता है कि फेवर, एक तरीके के, जैसे क्षेत्रवाद कहते हैं कि एक ही क्षेत्र के लोग हो गए, वहां की कुछ बात। भाषावाद हो गया, राष्ट्रवाद हो गया, है ना, जातिवाद हो गया। ये सब बात क्या होते हैं, एक प्रकार से चलते हैं, एक फिलॉसफी तरीके की बन जाती है, दर्शन हो जाता है, तो उसको आप वाद कहते हैं। तो वाद का मतलब तो हमें समझ में आ गया। अब जो राष्ट्र है उसका मतलब क्या है, राष्ट्र किस चीज को कहा जा सकता है, कौन सी चीज राष्ट्र हो सकती है, इसको हम देखते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे राष्ट्र का मतलब क्या है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ये दुनिया भर के हर एक देश के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी कि हर एक देश का व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम करता है और इसी चीज को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद। अब प्रेम का मतलब क्या है, कैसा प्रेम करता है, उसे अपने राष्ट्र से लगाव होता है, अपने राष्ट्र की वस्तुओं से लगाव होता है, राष्ट्र की छवि से लगाव होता है। वो नहीं चाहता कि हमारे देश की छवि या इमेज जो है वो कहीं खराब हो, हमारे देश की जो पुरानी धरोहरें हैं उनको कोई नुकसान पहुंचे, जो गौरवशाली परंपरा है वो भी बनी रहे। तो हम मोटे तौर पर देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना है, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव की जो भावना है, उसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। लेकिन एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट रेनन। इनके अनुसार राष्ट्रवाद या इनने राष्ट्र की परिभाषा दी है। तो पहले हम राष्ट्र की परिभाषा देख लेते हैं क्या होगी। तो इनके अनुसार क्या कहा गया, राष्ट्र क्या होगा, समान भाषा, नस्ल और धर्म से बने क्षेत्र राष्ट्र। मतलब कोई क्षेत्रीय राज्य है उसी को क्या कहते हैं, किसी क्षेत्रीय राष्ट्र को आप क्या कहते हैं, राष्ट्र कहेंगे। कैसे कैसे, समान भाषा, नस्ल और धर्म से बने क्षेत्र राष्ट्र। लोकल जो एरिया है जहां पर समान भाषा के, समान नस्ल के, समान धर्म के लोग रहते हैं, उनमें लगाव जल्दी पैदा हो सकता है। इस कारण से उन्होंने क्या कहा, इस क्षेत्र राष्ट्र को ही क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। जब इसमें बाद मतलब विचारधारा जैसी कोई चीज जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, राष्ट्रवाद बन जाएगा। राष्ट्र अब और दूसरे तरीके से हम देखेंगे राष्ट्र क्या होता है। इनने और आगे बताया है कि राष्ट्र जो है वो ऐसे ही नहीं बनता कि हमने कोई एरिया पकड़ लिया कि भाई यहां पर समान भाषा के लोग हैं, समान नस्ल के लोग हैं, समान धर्म के लोग हैं, राष्ट्र डिक्लेयर कर दूं। राष्ट्र बनने में बहुत एक लंबी प्रक्रिया होती है कि लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का जब चरम बिंदु होता है उसको ही क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र क्या हो गया, एक तरीके से कि अपन ने ये तो देख लिया कि कोई एक क्षेत्र राष्ट्र जहां पर समान भाषा, नस्ल और धर्म से जो क्षेत्र राष्ट्र हैं उसी को राष्ट्र कहते हैं। साथ में ये क्षेत्र राष्ट्र जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर कई सारे प्रयास किए जाते हैं इसको राष्ट्र बनाने के। लोग त्याग करते हैं राष्ट्र बनाने के लिए, लोगों की निष्ठा उस देश या उस क्षेत्र के लिए होती है। इन सब चीजों का जो चरम बिंदु आ जाता है उस चरम बिंदु को ही क्या कहते हैं, राष्ट्र कहा जाता है। तो हमें राष्ट्र वाली बात क्लियर हो गई और हमने राष्ट्रवाद वाली बात भी देख ली कि राष्ट्रवाद मतलब हमारी जो फिलॉसफी आ गई, हमारा जो दर्शन आ गया, हमारी जो विचारधारा आ गई। वाद का मतलब क्या हो जाएगा, विचारधारा। तो वो क्या हो जाएगी, अपने देश के प्रति अगर लगाव है, अगर मन के प्रेम की भावना है तो उस चीज को आप क्या कहते हैं, उसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको राष्ट्र और राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि भाई अब जो राष्ट्रवाद तो हमने समझ लिया, ये राष्ट्रवाद प्रकट कैसे हुआ, कहां पर प्रकट हुआ, कहां इसने जन्म लिया,
कैसे ये निकल कर आया ये हम देखते हैं। तो आधुनिक विश्व के अंदर अगर आप देखें, हालांकि हर एक देश के अंदर जिनको आप आज राज्य कहते हैं, जिसको राजभक्ति भी कहा जाता है, हर एक राजा का अपना राज्य था, वहां पर भी लोग अपने राज्य से लगाव रखते थे, लेकिन जनरली लगाव क्या था, राजा के साथ। राजा बदला तो दूसरे राजा के साथ लगाव हो जाता था, उसने जो कहा तो हाँ हुजूरी हमने करना स्टार्ट कर दी। तो पुराने जमाने में भी राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आधुनिक दुनिया के अंदर, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर राष्ट्रवाद का जन्म कैसे होता है, कहां पर इस राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति प्रकट होती है या अभिव्यक्ति होती है या कहां ये प्रकट होता है, हम देखते हैं। राष्ट्रवाद हमने देखा, तो राष्ट्रवाद की पहली और स्पष्ट अभिव्यक्ति मतलब क्लियर तरीके से ये कहां पर प्रकट हुआ, तो क्लियर तरीके से फ्रांस में प्रकट होता है। हमने देखा था कि फ्रांस की क्रांति ने आपको बंधुत्व, समानता और ये सब दो तीन चीजें आपको यह क्रांति के दौरान प्रोवाइड कराई गई थी। तो वहीं पर क्या हुआ, आपको राष्ट्रवाद की पहली एकदम स्पष्ट अभिव्यक्ति आपको देखने को मिलती है। और ये स्पष्ट अभिव्यक्ति कहां देखने को मिलती है, क्रांति के साथ ही आप इस चीज को देख पाते हैं। तो क्रांति ने राष्ट्रवाद की विचार को भी जन्म दिया साथ में। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है, तो इस फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही आप राष्ट्रवाद को साथ में देख पाते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा कुछ है। अब क्रांति जो हुई 1789 में फ्रांस के अंदर होती है, तो हम 1789 का अगर फ्रांस देखते हैं, 1789 का अगर फ्रांस देखते हैं, तो एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर, मतलब जहां जहां तक ये फ्रांस फैला हुआ था, उसके पूरे भूभाग पर निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश का मतलब क्या हो जाता है, एक ऐसा राजा जिसके ऊपर अंकुश नहीं है। अंकुश मतलब नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रित तरीके से सरकार चला रहा है, अनियंत्रित तरीके से शासन कर रहा है, उसको कहते हैं निरंकुश। अगर कोई शासक इस तरीके से कार्य करने लगता है कि उसको नियंत्रित करने की कोई युक्ति नहीं बचती, कोई विधि नहीं बचती, तो उसको क्या कहते हैं कि ये निरंकुश तरीके से काम, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे देश में क्या है, सबके ऊपर संविधान है, आप उसके हिसाब से ही चलेंगे। यहां पर राजाओं के द्वारा ही संविधान बनाए जा रहे हैं, मिटाए जा रहे हैं, तो इनको क्या कहा गया, निरंकुश। तो निरंकुश राजा का आधिपत्य यहां पर देखने को मिलता था 1789 के फ्रांस के अंतर्गत। निरंकुश राजा मतलब कैसा हो गया, वो एकदम जो उसके मन में, अगर अच्छा है तो भी ठीक है, बहुत अच्छा लंबा चलेगा, लेकिन अगर खराब आ गया तो आपके पास कोई उपकरण नहीं है कि भाई उसकी कोई उसको नियंत्रित कर लें, उसको कुछ ऐसा कर लें, ऐसा कोई व्यवस्था आपके पास यहां पर नहीं होगी। तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 के साथ फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है, और हमने देखा कि 89 तक 1789 तक फ्रांस में एक निरंकुश राजा का अधिकार था, या उसी के शासन में, उसी के आधिपत्य में पूरा फ्रांस का साम्राज्य फैला हुआ था। क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया, और इस क्रांति के दौरान आप देखेंगे कुछ बदलाव भी होंगे। फ्रांस की क्रांति ने क्या बदलाव किए, तो फ्रांस की क्रांति दो तरीके से बदलाव करेगी। एक तो राजनीतिक बदलाव होगा, मतलब पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे राजनीति के अंदर, मतलब सत्ता में, ताकत में, शासन प्रशासन में कुछ बदलाव आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। दूसरा, आप संवैधानिक बदलाव देखेंगे। कैसे? क्योंकि हमने देखा कि फ्रांस की क्रांति जब शुरू हो रही है उस समय तक किसका शासन है, निरंकुश राजा का। तो वहां पर संविधान वैसी कोई चीज नहीं है, राजा ने जो कह दिया वही संविधान है, राजा ने जो कर दिया वही संविधान है, राजा जो चाहता है वही संविधान है, मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर व्यवस्था वहां पर नहीं है। और राजनीति के अंदर भी क्या है कि उसके द्वारा ही चीजें की जा रही हैं, राजशाही के द्वारा ही सारी बातें हो रही हैं। तो इन दो व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखेंगे, किसमें, राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में ये परिवर्तन आ जाते हैं। कैसे परिवर्तन आते हैं? राजनीतिक में देखें तो प्रभुसत्ता मतलब ताकत में, सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। वो परिवर्तन क्या होता है, अब ताकत, राजतंत्र मतलब राजशाही, जो राजा लोग हैं उनके हाथ से निकलकर किनके हाथ में आ जाती है, नागरिकों के हाथ में पहुंच जाती है। लोगों के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, लोग इसको कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, लोग इसको बनाएंगे, हमारा शासन क्या होगा क्या नहीं होगा। राजनीति में लोगों की भागीदारी हो जाती है। अभी तक क्या था, अभी तक राजा जो चाह रहा था उस हिसाब से राजनीति चल रही थी, जिसको वो प्रमोट करेगा वो मंत्री बनेगा, जिसको वो जेल में डालना चाहे वो जेल डाल देगा। तो अब यहां पर ये परिवर्तन हो गया कि भाई अब राजतंत्र के पास ये नियंत्रण नहीं रहेगा, ये निकलकर कहां चला गया, नागरिकों के पास चला गया। संवैधानिक तरीके से क्या हुआ, तो लोगों के द्वारा लोगों ने सोचा कि अब हम अपने तरीके से ही राष्ट्र का गठन करेंगे, तो लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, लोग ही राष्ट्र का गठन करेंगे। और इस राष्ट्र की नियति जो अभी राजा तय कर रहा था, अब वो राजा तय नहीं करेगा, इन लोगों के द्वारा ही इस राष्ट्र की नियति तय की जाएगी कि ये देश कैसा होगा, कैसा चलेंगे। तो राष्ट्र की नियति तय करने के लिए क्या करेंगे, ये अपना संविधान लिखेंगे, ताकि दुनिया में या भविष्य में ये देश क्या हो, आगे चल पाए और अपना एक स्थान स्थापित कर पाए। तो ये दो परिवर्तन आपने महत्वपूर्ण देखे यहां पर, कि एक राजनीतिक परिवर्तन हो गया, एक को संवैधानिक परिवर्तन। राजनीतिक मतलब सत्ता का परिवर्तन, राजा से निकलकर जनता के हाथ में सत्ता आ गई, वो
राजनीतिक परिवर्तन हो गया। संवैधानिक परिवर्तन का मतलब क्या है कि लोगों के द्वारा राष्ट्र का जो क्या कहा गया कि अब जो राष्ट्र है अभी राजा के द्वारा बनाया गया था, अब लोगों के द्वारा उस राष्ट्र का गठन होगा और उसकी नीति भी लोग ही तय करेंगे। क्लियर? अब ये क्रांति जो चल रही थी, क्रांति ने ये दो परिवर्तन तो आपको लेकर आ दिए कि भाई राजनीतिक परिवर्तन हो जाएंगे, संवैधानिक परिवर्तन हो जाएंगे। तो इस क्रांति के दौरान क्या क्या कदम उठाए गए, है ना, फ्रांसीसी की क्रांति के दौरान क्या क्या कदम उठाए गए और वो क्यों कदम उठाए गए। तो कदम उठाने के पीछे एक सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान और भावना पैदा हो सके, इसके लिए हमने कुछ कदम उठाए, ताकि जब सामूहिक पहचान आ जाएगी, सामूहिक भावना पैदा हो जाएगी और उसी सामूहिक पहचान और भावना के बड़े हुए रूप को आप राष्ट्रवाद कह सकते हैं, आप राष्ट्र के निर्माण में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कुछ कदम उठाए गए। क्या कदम उठाए गए? जैसे आप देखें कि पितृभूमि और नागरिक, ये ऐसे कुछ विचार आए जिसको जो आप जेनेटिक या आपकी कहलाती है ना कि हमारी तो पैतृक भूमि है, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट और नागरिकों का कुछ कॉन्सेप्ट, ये दो विचार निकल कर आते हैं और इन विचारों ने बड़ा बल दिया। ये बल क्यों दिया गया? ताकि क्या हो पाए कि भाई हमारे अंदर एक सामूहिक अपनेपन का भाव आ सके, एक सामूहिक पहचान या सामूहिक भावना पैदा हो सके। साथ में ये सामूहिक भाव या सामूहिक पहचान को बनाए रखने के लिए फ्रांस के द्वारा एक झंडा भी अपना लिया गया, एक नया झंडा अपना लिया गया। ये कैसा झंडा था? तिरंगा था। अब तिरंगे का मतलब आप ये मत कहने लगना कि सर हमारा और उनका तिरंगा एक ही था। तिरंगा मतलब झंडे के अंदर 3 रंग आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ये 3 रंग, ऐसा तिरंगा झंडा इनके द्वारा अपना लिया। और ये तिरंगे झंडे ने धीरे धीरे जो पहले उनका ये तिरंगा झंडा पहले क्रांति में शामिल होगा, क्रांति के लोगों के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा, धीरे से क्या बन जाएगा? राज्य ध्वज बन जाएगा, फिर राष्ट्र ध्वज बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उनका नेशनल फ्लैग के तरीके से हो जाएगा। जो राजशाही के दौरान या राजतंत्र के दौरान स्टेट जनरल हुआ करते थे, स्टेट जनरल मतलब एक तरीके की संसद हुआ करती थी जो काम करने मतलब शासन चलाने का काम करती थी। लेकिन उस स्टेट जनरल को कंट्रोल कौन करता था? राजा या सम्राट, जैसा वो चाहेगा वैसे ही ये काम करेगी। तो इस स्टेट जनरल के अंदर जो लोग जा रहे थे वो उनका चुनाव नहीं होता था, राजा जिनको चाहे उनको उसके अंदर रख सकता था। तो स्टेट जनरल का अब में जो लोग जाएंगे, है ना, स्टेट जनरल के अंदर जो लोग जाएंगे वो कैसे जाएंगे? चुनाव के द्वारा जाएंगे और चुनाव में जो सक्रिय नागरिक समूह है ना, उनके द्वारा इनका चयन किया जाएगा, उनके द्वारा चयनित होकर या निर्वाचित होकर लोग ई स्टेट जनरल में जाएंगे। और ई स्टेट जनरल का भी नाम बदल दिया गया। अब क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली नाम से इसको जाना लगा। अब ये क्या हो गई? फ्रांस की नेशनल असेंबली हो जाती है। फ्रांस की हम ये एक तरीके से बोलेंगे फ्रांस की संसद के तौर पर ये काम करना स्टार्ट कर देगी। तो ये बात क्लियर है कि भाई स्टेट जनरल में चुनाव जैसी बात आ गई, सक्रिय नागरिकों के द्वारा ये किया जाएगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली यहां पर कर दिया गया। कुछ नई स्तुतियां रची गई, नई शपथें ली गई। स्तुतियां मतलब होती है ना, कुछ स्तुति चलती है, कुछ कहावतें या कुछ और कहानियां, कविताएं, दोहे, ये सब लिखे गए वहां पर उनकी भाषा में जो भी चलते होंगे। और उनकी नई नई तरीके से कसम खाने का तरीका था, है ना। जैसे आप लोग भी कोई कसम खाते होंगे, कुछ ना कुछ जब झगड़ा होता होगा आपके दोस्तों के बीच में तो कुछ ना कुछ कसम का कॉन्सेप्ट होगा। ऐसे अगर आज से 20 साल 30 साल पहले वाले विद्यार्थियों को देखेंगे, उनके मतलब जो भी स्टूडेंट है उस टाइम के, तो उसमें देखेंगे कसम का कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। उस टाइम पर लोग कसम मतलब विद्या की कसम खाया करते थे, अभी कुछ और कसम खाने लगे हैं। थोड़ा सा और आगे जाकर देखना कि अब फिर वो अलग अलग प्रकार की कसमें खाने लगते हैं ना। तो वो कसम का जो कॉन्सेप्ट है यहां पर आया। कसम क्यों खिलाई जाती है, आदमी शपथ क्यों खाता है, पहले आप ये समझिए, है ना। शपथ जो आपको बार बार कई बार आएगी, या आप लोग भी खाते होंगे शपथ। आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे या राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि शपथ समारोह होता है। आपने भी न्यूज के अंदर भी देखा होगा, कई बार अलग अलग विधायकों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों का एक शपथ समारोह होता है। शपथ करवाने के पीछे कारण क्या होता है ना, शपथ के पीछे एक हम ऐसा विश्वास मानते हैं कि आपने कसम खा ली तो फिर आप सही ही कह रहे होंगे। जैसे आप क्या कसम खाते हैं, मैं आपकी ही बात उठाता हूं, है ना। अपन राजनेताओं की या जो पॉलिटिकल पद हैं उनकी बात नहीं करते हैं, उनकी कसम जब वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो देख लेंगे। आपने कसम खाई विद्या की, विद्या की कसम खाने का मतलब क्या हो गया? कसम में 2 बातें होती हैं, एक तो होती है सच्चाई और दूसरी होती है शर्त। कसम में हमेशा ये 2 बातें होती हैं, मतलब या तो कोई एक ही बात पूरी होगी, दोनों नहीं हो सकती,
या तो आप उसकी शर्त पूरी कर रहे होंगे या सच्चाई। अब बोले शर्त क्या है, सच्चाई क्या है? जैसे कई बार होता है कि बोले कोई कॉपी ले गया या किसी ने किसी को धीरे से मार दिया पीछे से, फिर होता है कि तुमने मारा क्या, तो अपन बोलते हैं कि विद्या की कसम हमने नहीं मारा। या हम कसम खाकर क्या बोल रहे हैं, या तो हम सच्चाई बोल रहे हैं और हमने शर्त में दाव पर किसको लगा दिया, विद्या को लगा दिया या किसी भगवान को लगा दिया। तो कसम का मतलब क्या है, जब हमने शर्त में या कंडीशन में उस चीज को डाला है तो वो क्या होगी, अगर हम सच नहीं बोल रहे होंगे तो वो कंडीशन मतलब विद्या माता हमसे रूठ जाएंगी और चली जाएंगी, फिर हमको पास नहीं हो पाएंगे, हमारे नंबर नहीं आएंगे, अच्छे नंबर हम नहीं ला पाएंगे, अच्छे एग्जाम हम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो हम ये शर्त लगाते हैं साथ में। अगर हम ये शर्त ना लगाएं, आपको ये पता हो कि अगर कसम खाने से कुछ नहीं होता है ना, कसम तो ऐसे ही चाहे दिन भर में 25 बार खाओ कोई समस्या नहीं है, तो फिर कसम की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आजकल शपथ की या कसम की वैल्यू घट गई है, लेकिन पुराने जमाने में कसम की वैल्यू बहुत थी। आप गांव के अंदर देखें, पानी रखा लोटा में, उसको गंगा जल दिया और बोले उठाओ सर पर, गंगा माता उठाओ, इतने में व्यक्ति सही बोलना स्टार्ट कर देता है। और कुछ बातें भी ऐसी चलती हैं कि जिसने झूठ बोला है तो फिर उसके साथ क्या हुआ है, उसके कुछ दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। तो इस कारण से लोग क्या हो गए, नई नई शपथ लेने लगे ताकि क्या हो, लोगों में विश्वास आए, क्रांतिकारियों के अंदर विश्वास आना स्टार्ट आ जाए। जब एक नेशनल असेंबली बना दी गई, जो स्टेट जनरल है उसको चेंज कर दिया गया, उसमें जनता के द्वारा निर्वाचित होकर लोग जाने लगे, उसका नाम बदलकर एक नेशनल असेंबली कर दिया गया, तो देश में जो प्रशासन की व्यवस्था है वो भी कैसी कर दी गई, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई गई, या केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली को यहां पर इनने अपनाया कि उस तरीके से चलेंगे। देश के अंदर कई छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जैसे मान लो फ्रांस है, इसमें कई छोटे छोटे राज्य हैं, और ये छोटे छोटे राज्यों के अंदर क्या हुआ कि भाई इनको बड़ी परेशानी होती थी, इस राज्य से इस राज्य जाना है तो फिर आयात निर्यात दो, तो क्या कर दिया गया, आंतरिक तरीके से फ्रांस के अंदर अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। मतलब आप कोई चीज ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार का वो आयात निर्यात वाला टैक्स नहीं देना होगा। भार माप की एक समान प्रणाली लागू की गई। भार माप की एक समान प्रणाली से मतलब क्या हो गया कि भाई अब व्यापारियों को ये सहूलियत हो जाएगी, एक समान प्रणाली, एक समान करेंसी चालू कर देंगे तो व्यापारियों को ये सहूलियत हो जाएगी कि अब वो कहीं भी व्यापार कर पाएंगे आसानी से। एक ही तरीके का भार कर दिया गया, एक ही तरीके की माप कर दी गई कि भाई अब जहां 1 लीटर का मतलब यहां भी वही है, 1 लीटर का मतलब वहां भी वही है, तो अब क्या होगा, एक सी प्रणाली हो गई, एक सी मुद्रा चल रही है, तो उनको आंतरिक व्यापार करने में बड़ी सहूलियत होने लगी, वो आसानी से आंतरिक व्यापार करने लगे। फ्रेंच आम लोगों की भाषा बन गई। पेरिस के अंदर जो बोली जाने वाली भाषा थी फ्रेंच, बोली और लिखी जाने वाली, उसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। यहां पर इन्होंने क्या किया, इसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्षेत्रीय भाषाएं थी उनको हतोत्साहित किया, मतलब उनका उपहास, मतलब उनको उतनी तवज्जो नहीं दी। धीरे धीरे क्या हो गया, लोग फ्रेंच को अपनाते चले गए और फ्रेंच क्या हो गई, उनकी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर जाती है, उनकी राष्ट्रभाषा बन जाती है। ये कुछ कदम इनके द्वारा यहां पर लोगों के जो क्रांतिकारी थे, तो क्रांति के दौरान या क्रांतिकारियों के द्वारा जो कदम उठाए गए थे वो ये कदम थे। पितृभूमि, नागरिक, इन विचारों ने बहुत बल दिया और फिर बल मिला तो इनसे फिर इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसी झंडा अपनाया जो तिरंगे टाइप का है, स्टेट जनरल बनी, नई स्तुतियां रची गई, केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली व्यवस्था अपनाई गई, भार माप और रुपया क्या कर दिया गया, एक समान कर दिया गया। फ्रेंच जो है वो आम लोगों की भाषा यहां पर बन जाती है। अब क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा कर दी, जब क्रांति के दौरान कदम उठा लिए, लोगों में कस्में खा ली, लोग साथ में आ गए, झंडा लेना स्टार्ट कर दिया, सब जगह पर एक सी बात आ गई, एक सा माप तौल, एक सा पैसा, सारी बातें हो जाती हैं। तो अब क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि जैसे ही फ्रांस अपना एक अलग राष्ट्र बना रहे थे, चूंकि उन्होंने अपना एक अलग संविधान तैयार करने के लिए असेंबली भी बना ली थी, तो उन्होंने बोला कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य है और ये लक्ष्य है। भाग्य मतलब समझते ना, डेस्टिनी, जहां आपको जाना है। ऐसा कई बार कहते हैं ना कि हमारे भाग्य में ही नहीं है पास होना, कुछ लोग कहते हैं हमारे भाग्य में ही नहीं है पढ़ना। भाग्य मतलब होता है डेस्टिनी, जहां तक आपको जाना है, आपका क्या अंतिम गंतव्य होगा। और दूसरा, ये हमारे लोगों का लक्ष्य भी है, ऐसा क्रांतिकारियों के द्वारा कहा गया कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य है और ये लक्ष्य है कि यूरोप को निरंकुश शासकों से मुक्ति कराएं। यूरोप को क्यों कह रहा है, क्योंकि पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं राजशाही चल रही थी, लोकतंत्र जैसी या गणतंत्र जैसी कोई बातें नहीं थी। हर एक जगह पर अलग अलग राजा या रॉयल फैमिली का शासन चल रहा था, गिने चुने लोगों के द्वारा ही वो शासन किया जा रहा था, इनके बाद इनका लड़का, उनके बाद उनका लड़का, ऐसा सिस्टम चल रहा था। तो इन्होंने बोला हम पूरे यूरोप को इस
निरंकुश शासकों से मुक्ति दिलाएंगे। और इसके लिए क्या करेंगे कि यूरोप में अगर कहीं भी अन्य लोगों को राष्ट्र गठित होना है या वो कोई लोग राष्ट्र गठित कर रहे हैं तो फ्रांस उनकी मदद करेगा, फ्रांस की सेना के द्वारा उनकी मदद की जाएगी, किसमें, राष्ट्र के गठित होने में उनको मदद पहुंचाई जाएगी। ये क्रांतिकारियों के द्वारा घोषणा कर दी गई। तो घोषणा कभी पूछी जाए तो क्या है, तो घोषणा में कहा गया फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य है कि वो यूरोप को निरंकुश शासकों से मुक्ति दिलाए और इसके लिए यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र गठित करने में वो क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा या मदद देगा। अब जैसे ही क्रांतिकारियों के द्वारा ये घोषणा की गई तो ये खबर फैल गई सब जगह। खबर तो समझते हैं कैसे फैलती, कानाफूसी होकर यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, धीरे धीरे क्या हो गई, पूरे यूरोप में खबर फैल जाती है। यूरोप में खबर फैली तो पूरे यूरोप के अंदर दो वर्ग आपको जरूर देखने को मिलेंगे, छात्र और मध्यम वर्ग। आपने देखा होगा फ्रांसीसी क्रांति में भी मध्यम वर्ग का बड़ा रोल रहा है, उनके द्वारा बड़ी क्रांति के अंदर बड़ी चीजें की गई, यह बड़ा वर्ग था कि उसके द्वारा ही क्रांति की जाती है। छात्र और मध्यम वर्ग ने जैसे ही ये खबर सुनी तो ये लोग बहुत उत्साहित हो गए और उत्साहित होकर इन लोगों ने जैकोबिन क्लबों की स्थापना कर दी। स्वतंत्रता के लिए जो कुछ क्लब बनाए गए तो जैकोबिन क्लबों की स्थापना कर दी। जैसे ही अलग अलग देशों में ऐसे जैकोबिन क्लब बने हैं ना, क्रांतिकारी संगठन बनना स्टार्ट होते हैं, और ये क्रांतिकारी संगठनों ने क्या कर दिया, फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार हो गया कि अब वो जिस देश में चाहे आसानी से घुस सकती हैं, क्योंकि उनके समर्थन के लिए ये क्लब बन गए, ये इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। 1790 के दशक के आसपास आप देखें कि ये सेनाएं हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के इलाकों में घुसी और वहां पर युद्ध हुए और युद्ध के माध्यम से क्रांतिकारियों के लिए उन्होंने युद्ध किए और उन युद्ध के माध्यम से अलग अलग जगहों पर क्या पहुंचा दिया, उन्होंने राष्ट्रवाद के विचार का प्रसार कर दिया हर एक देश के अंदर। तो ये कब की बात हो गई, 1790 के दशक में ये सेना इन इलाकों में घुसी। किन इलाकों में, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के इलाकों में घुसती है और वहां पर क्रांतिकारियों के लिए युद्ध लड़ती है, वहां के जो भी राजशाही है या राजतंत्र है उनसे, और वहां पर राष्ट्रवाद के विचार का प्रसार करती है, राष्ट्रवाद के विचार का वहां पर प्रसार होता है। तो ये खबर फैलने से छात्र मध्यम वर्ग बड़ा उत्साहित था और इनने ही ये सारी मदद इनको प्रोवाइड कराई थी। अब आता है कि फ्रांस के अंदर आप देखें तो फ्रांस में एक शासक बनेगा जिसको कहेंगे नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन। तो हम नेपोलियन का समय देखते हैं कि नेपोलियन क्या है। नेपोलियन के टाइम पर आप देखेंगे नेपोलियन कौन है, तो पहले तो फोटो आप देख लें कि ये साहब जो है वो नेपोलियन साहब हैं, इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ये दुनिया के सबसे महानतम सम्राटों में से एक हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे महान ही है, लेकिन महानतम की अगर आप लिस्ट बनाएंगे, 15-20 सम्राट निकालेंगे महानतम दुनिया के, तो उनमें से एक ये भी होंगे। कौन है नेपोलियन साहब, तो नेपोलियन साहब का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। ये फ्रांस के एक महान सम्राट हैं और ये किस तरीके से सम्राट महान है वो हम देखेंगे धीरे धीरे आगे, और जिनने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था, पूरे यूरोप के इतिहास पर प्रभाव डाला था, इस कारण से इनको महान कहा गया था। ये अपनी योग्यता के चलते या अपनी योग्यता के बल पर मात्र 24 वर्ष की आयु में क्या हो गए थे, फ्रांस के सेनापति बनते हैं और आगे जाकर फ्रांस के सम्राट बन जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति से सेनापति और बाद में जाकर सम्राट बनने का चलन या सम्राट बनने का सिलसिला इनको या इनकी यात्रा हम यहां पर देखें कैसे ये फ्रांस को चलाएंगे, क्यों इनको महान कहा गया है। सम्राट नेपोलियन जब ये अपन ने देखा कि भाई 24 वर्ष की उम्र में, 24 वर्ष की उम्र के अंदर क्या होते हैं, सेनापति बन जाते हैं। सेनापति बनने के बाद ये फ्रांस की गद्दी पर भी काबिज होते हैं, फ्रांस के शासक भी बनते हैं। तो सम्राट नेपोलियन 1799 से लेकर 1815 तक फ्रांस पर शासन किया। मतलब लगभग कितने हो गए, 16 वर्ष तक ये फ्रांस के शासक रहे, 16 वर्ष तक इन्होंने फ्रांस पर शासन किया। 1799 में ये प्रथम राजदूत बनकर आए और पूर्ण अधिकार इन्हें प्राप्त कर लिए, पूरा अधिकार ये प्राप्त कर लेते हैं, फ्रांस के शासक बन जाते हैं और फ्रांस पर इन्हें काम करना स्टार्ट किया, कुछ कार्य किए। तो इनके जो कार्य हैं फ्रांस में, ये अपने सुधार कार्यों के लिए जाने गए और फिर ये एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो फ्रांस में लोकतंत्र या गणतंत्र स्थापित हो गया था, उसको खत्म करके दोबारा से क्या स्थापित हो जाएगा, एक तरीके का राजतंत्र स्थापित करेंगे, राजशाही स्थापित करेंगे। तो इनके जो सुधार किए गए वो क्या सुधार हुए, 1804 में नागरिक संहिता अथवा नेपोलियन की जो संहिता है, इनने अपना एक कोड बनाया जिसको नागरिक संहिता कहा गया और कुछ लोगों के द्वारा इसको नेपोलियन संहिता कहा गया क्योंकि नेपोलियन के द्वारा यह बनवाया गया था। क्या होता है संहिता के अंदर, इसमें आप देखेंगे कि विशेषाधिकार समाप्त किए गए। कैसे विशेषाधिकार, जो जन्म से प्राप्त होने वाले कुछ विशेषाधिकार थे जो कुछ वर्ग के लोगों को ही मिलते थे, वो विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। मतलब इनने किस पर बल दिया, समानता जैसी चीज पर ये बल दे रहे हैं, तो इस कारण से इनने विशेषाधिकार समाप्त किए। दूसरी बात कि कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति
का जो अधिकार है इसको इनने सुरक्षित रखा या इसको सुरक्षित रखने की कोशिश की कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, क्योंकि इनने सबसे पहले ये वाली बात खत्म कर दी कि भाई विशेषाधिकार किसी का नहीं है, सभी बराबर है। कानून की नजर में हर एक व्यक्ति बराबर है, सभी को कानून एक तरीके से देखेगा और हर एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का अधिकार है, वो अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकता है। ये अधिकार इनने दिए, इन दोनों अधिकारों को इनने सुरक्षित रखा या इन दोनों अधिकारों की इनने वकालत की। यह जो नियम जो 1804 की नागरिक संहिता है, यह नियम फ्रांस के साथ साथ फ्रांस के आधिपत्य क्षेत्र या फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र जो थे उन पर भी इन नियमों को लागू किया गया या उन पर भी इन नियमों को लगाया गया, प्रसारित किया गया। क्लियर? तो ये व्यवस्था इनके द्वारा कर दी गई कि भाई ऐसा सिस्टम यहां पर, तो इस कारण से चूंकि ये नागरिक संहिता थी नेपोलियन के द्वारा की गई, तो इस कारण से नेपोलियन की संहिता कहला जाती है, नेपोलियन संहिता कहला जाती है। और ये सब सारे सुधार हो रहे थे। ये अच्छी बात है या खराब बात है, आप बताइए। किसी व्यक्ति को, जैसे हम आप हैं, दोनों लोग एक ही तरीके से पैदा हुए, विशेष अधिकार होने चाहिए क्या? हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं? हम सभी लोग कानून के सामने बराबर हो, सबको संपत्ति का अधिकार हो। ये सारी बातें यहां पर इनके द्वारा की गई। प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसको खत्म किया गया, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उसको खत्म किया गया। किसानों को भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई, ये भी अच्छी बात थी। भूदास्ता का मतलब क्या होता है? भूमि गुलाम, मतलब जमीन पर खेती करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, खाने पीने को कुछ मिलता रहे, वैसा कुछ चलता रहेगा। तो ये भूदास्ता, जागीरदारी, इन सब चीजों से इनने मुक्ति दिलाई। और ये सारी चीजें इनके द्वारा कहां की गई? प्रशासनिक व्यवस्था को खत्म किया गया, भूदास्ता, जागीरदारी समाप्त की गई है, जो शुल्क लग रहे थे, जो कर लग रहे थे, उनको समाप्त किया गया। ये सारी चीजें आप देखेंगे डच गणतंत्र के अंदर, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, जो फ्रांस के आधिपत्य में इन क्षेत्रों का या इन राष्ट्रों का इलाका आता था, वहां पर भी ये व्यवस्था कर दी गई कि भाई अब ना तो यहां पर कोई प्रशासनिक व्यवस्था कार्य करेगी, मतलब वो जिस तरीके से चल रही थी वो व्यवस्था खत्म होगी, और किसानों को भू गुलाम या भूदास नहीं बना सकते, और जागीरदारी शुल्क जो लग रहा था उससे भी इन्हें मुक्ति दिला दी। शहरों के अंदर अगर आप देखें यहां पर, तो श्रेणी संघ का नियंत्रण हटा लिया गया है ना। श्रेणी संघ क्या कहलाता है? श्रेणी एक समूह होता है जो कारीगरों का एक समूह होता है ना। तो कारीगरों का जो श्रेणी समूह था उससे भी नियंत्रण हटा लिया गया कि आप अपने तरीके से अपनी कुछ चीजें बनाते रहो और उनको आगे बढ़ाते रहो, प्रमोट करते रहो। तो ये व्यवस्थाएं इनके द्वारा यहां पर की गई, या ये सारा कुछ व्यवस्था ये यहां पर ये चला रहे थे। क्लियर? अब आप देखें कि जो नेपोलियन है उसने क्या क्या और सुधार किए। सुधार कार्य तो अपन देख रहे थे, इनके साथ साथ उसने यातायात संचार व्यवस्था को भी सुधारा ना। यातायात मतलब क्या होगा कि सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना, यात्रियों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये साथ ही साथ संचार व्यवस्था मतलब डाकिया जो है, चिट्ठी यहां से वहां जाना, ये सारी व्यवस्थाओं को उसने सुधारा। जब ये चीजों में सुधार हुआ तो जो एक वर्ग है या जो कुछ लोगों का समूह है उसने कुछ कुछ नया नया चखा, मतलब नया स्वाद चखा। किस चीज का स्वाद? मतलब ये मत ऐसा खाना नहीं चख लिया कि कोई मिल गया बोले पिज्जा बर्गर खा लिया हमने, वो वाले स्वाद चखने की बात नहीं है। उस स्वाद का आप बता नहीं सकते कि जो हमने चखा है, मतलब जो आप अनुभव कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है, ये आप बता नहीं पाएंगे कि बोले सर आज तो हमने आजादी का स्वाद चखा, वो तो कुछ कुछ पिज्जा जैसा लग रहा था और कोल्ड ड्रिंक मिक्स थी उसमें, तो आप ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन इन सब चीजों को कहते ही कैसे हैं? जब पहली बार संपर्क में आती है तो इनको वही कहा जाता है स्वाद चखना। तो कुछ नया वर्ग जो है, जैसे किसान, कारीगर, मजदूर और जो नए उद्योगपति वर्ग हैं, इनके द्वारा एक नया स्वाद चखा गया। उस नए स्वाद को क्या कहा गया? आजादी, है ना। तो इनने क्या चखा नए स्वाद के अंतर्गत? आजादी चखी। और आजादी चखने में अब इनको क्या लग रहा था कि भाई यहां पर तो बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आपने इसके पहले के परिवर्तन देखे, यातायात संचार व्यवस्थाओं को भी सुधारा जा रहा है। साथ ही साथ नेपोलियन ने क्या कर दिया? नेपोलियन ने मानक भार और नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा कर दी। तो अब इससे इनको क्या हो रहा था कि देश के आंतरिक हिस्से में व्यापार करने में कोई परेशानी नहीं होगी, सहूलियत आएगी, क्योंकि सब जगह 1 किलो मतलब 1 किलो, सब जगह जो मुद्रा है वही सब जगह चलेगी। नापने के लिए जो लीटर है वही भी क्या होगा? एक ही जगह एक सा चलेगा सब जगह। ऐसा नहीं है कि हमारा लीटर 2 लीटर का 1 लीटर है और तुम्हारे यहाँ 5 लीटर का 1 लीटर है, वहां 100 ग्राम का 1 लीटर है, ऐसा नहीं। पूरे फ्रांस के अंदर एक ही तरीके की मापन शैली, नाप की शैली या तौल की शैली और मुद्रा जो है वो एक ही चलेगी। ये समस्या नहीं फंसेगी कि हमने यार वहां की मुद्रा ली तो अब ये कहां चलेगी। तो इससे जो नया वर्ग है उसको बड़ी सहूलियत हुई, उनको थोड़ा सा अच्छा लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा हो रहा है यहां पर, ये देखने को आया। अब फ्रांसीसी शासन के दौरान क्या हो रहा था, कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही थी? तो फ्रांस के शासन, है ना, जहां जहां पर जिन इलाकों से उन्हें जो शासन जीता हुआ था, जो भूभाग जीते हुए थे, उस फ्रांसीसी शासन के दौरान कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही थी। और प्रतिक्रियाएं कैसी थी? मिली जुली थी। ये प्रतिक्रियाएं देने वाले लोग कौन है? स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं ना, स्थानीय इलाकों के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, या उन्हीं इलाकों के जीते हुए इलाकों के लोग हैं ना,
जो जीते हुए इलाके हैं, यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनके द्वारा कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही थी। मिली जुली प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल रही थी। जैसे हम देखें प्रतिक्रिया में शुरू में हमें समझ में आया कि फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांसीसी सेना जो है उसका क्या है, क्रांति के दौरान सेना ने अपना घोषणा की थी कि हम सब जगह पर मदद करेंगे, फलाना ठिकाना। तो फ्रांसीसी सेना जो है वो जा रही थी जब, तो उसका बड़ा स्वागत हो रहा था, बड़ा भव्य स्वागत किया जा रहा था। कैसे स्वागत हो रहा था आप देखें कि कुछ जो जगह हैं, जैसे कुछ शहर हैं, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वारसा, इन सब शहरों में ऐसे उसका स्वागत हो रहा था कि ये वो सेना है जिसने हमको स्वतंत्रता दिलवा दी है, इसके द्वारा हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो उस तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा था। लेकिन ये उत्साह बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। ये उत्साह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दुश्मनी में बदल जाएगा। क्यों दुश्मनी में बदल जाएगा? जब धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लगेंगी, ये समझ में आने लगेगा, ये क्लियर होने लगेगा कि जो व्यवस्था हमने अपनाई है, वो जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है, उस हिसाब से नहीं है, तो लोग क्या होंगे, थोड़ी सी दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। बढ़े हुए कर बढ़ा देना, है ना, सेंसरशिप लगा देना। सेंसरशिप का मतलब होता है न्यूज़पेपर के अंदर, अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर अपना एक बोर्ड बिठा देना, बिना उसकी परमिशन के कोई चीज छप नहीं सकती, प्रकाशित नहीं हो सकती, ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकती। तो सेंसरशिप लगा देना, कर बढ़ा देना, सेना में जबरन भर्ती करना। जबरन भर्ती क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको कई सारे इलाके जीतने थे, अलग अलग भूभाग को जीतना था, इस चक्कर में सेना में जबरन भर्ती होने लगी। तो अब यह बात समझ में आ गई कि जो प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, तो इनसे जो फायदा हो रहा था उससे तो कहीं ज्यादा नुकसान हो गया, जैसे सेना में भर्ती है सेंसरशिप से। तो जब ये समझ में आ गया कि हम फायदे का नहीं नुकसान का सौदा कर बैठे हैं, स्वागत तो पहले कर दिया, तो ये जो उत्साह है वो किस में बदल गया, धीरे धीरे दुश्मनी में बदल जाता है। क्लियर यहां तक की बात कि भाई क्या हुआ, कैसे राष्ट्र का यहां पर विचार बन पाता है, कैसी सारी घटनाएं यहां पर घटी, ये बात एकदम सभी को स्पष्ट है ना। चलिए अब ये टॉपिक हमारा यहां पर ये हुआ कंप्लीट। तो आप सभी की सुविधा के लिए magnetbrains.com एक वेबसाइट बनाई गई है। उस वेबसाइट के माध्यम से आप वीडियो को आसानी से एकदम व्यवस्थित तरीके से देख पाएंगे। आप कोई क्लास के अंदर गए हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से उस क्लास का वीडियो आप देखते चले जाएंगे। जैसे ही आप गूगल पर magnetbrains.com डालेंगे, एक पेज खुलेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। आप जाएंगे कि हमें हिंदी मीडियम में जाना है, फिर आप क्लास सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी क्लास में, तो आपने क्लास सेलेक्ट करी कि भाई हम तो 10th क्लास पढ़ना है। फिर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है सब्जेक्ट में, तो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया कि भाई हम यहां पर ये सब्जेक्ट ऐसा कुछ देखने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, ये पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि आपको कौन सा चैप्टर देखना है, चैप्टर का कौन सा टॉपिक देखना है। तो ये सब आप क्या होगा, आसानी से वहां पर देख पाएंगे और सिस्टमैटिक तरीके से आप देख पाएंगे, एक के बाद आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है, वो भी सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार। तो ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, तो आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ें। जुड़ने के लिए उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोज आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।